नरेंद्र मोदी 2019 में क्या कह रहा था, आप लोग मेरे प्रतिनिधि मत देखो, मुझे देखो। हमने वोट दिए कि नहीं दिए उनको? गुंडा मावाली अपराधी किस्म के लोग सदन में पहुंच गए। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? अमित शाह, वहम का व्यापारी। वहम का व्यापार समझते हैं? एनसीडीएक्स का व्यापारी था वो, सपने बेचता था, आपका जेब हल्की करने का धंधा करता था। तो ये जो सरकार जिसे आप कह रहे हैं वो सरकार नहीं है, वो एक नाग कंपनी है। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी का ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे। आपको क्या लगता है लड़ाई झगड़े के लिए बनाए गए थे? बिल्कुल नहीं। हर्षनंदन जी, जिस तरीके से आज चक्का जाम किया गया, लग रहा है सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। एक ज़माना था जब हम लोग गलती करते थे तो गोदी मीडिया उसको रिपेयरिंग करता था। अब वो जो गलती कर रहा है उस पर आपके कंधों पर ज़्यादा बोझ है कि आप उसको ठीक करके दुनिया को दिखाएं। तो ये जो सरकार जिसे आप कह रहे हैं वो सरकार नहीं है, वो एक नाग कंपनी है। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। 4.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने गौतम अडानी का एनपीए करवा दिया है। 4.5 लाख करोड़। सुन रहे हैं आप मेरी भाषा की? नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कितना अच्छा नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ खो गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी हमने यहाँ पे। नारा तो किसानों के लिए भी था, फिर किसानों का ये हाल। सब आ गए ना, वही तो कह रहा हूँ। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया। और किसके लिए? उसके लिए जिसको हम कहते हैं अन्नदाता है। भारत की आत्मा कहाँ रहती है? गांव में। बात जरा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं, उसका परिणाम क्या होता है। भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पैसे से गेहूँ खरीद सकते हैं आप? पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। धरती पुत्र बनना पड़ता है। तो ये धरती पुत्र की आवाज़ प्रकृति स्वयं चला रही है। आप ये भ्रम निकाल दीजिए ये पंजाब और हरियाणा से आंदोलन चल रहा है। नहीं, इस आंदोलन को प्रकृति स्वयं खड़ा कर रही है, स्वतः स्फूर्त। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है प्रकृति का, उसको समझना होगा। भारत एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ। 1947 में परवान चढ़ा। असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा इस आज़ादी को। उनकी आत्मा करहा रही है, वो लोकतंत्र देखना चाहते हैं भारत की भूमि पर। इसलिए भारत की भूमि पर स्वयं किसान को उन्होंने झंडा हाथ में दे दिया है, प्रकृति ने स्वयं। समझ रहे हैं? मैं सनातन से आता हूँ। ये सेफ्रॉन कलर ये कहाँ से आया? रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में दुनिया को दी थी। 51 साल पहले। 51 सालों में हमने कुछ नहीं किया, खाया पिया, भोगा और नष्ट होते रहे। वो रंगों की भाषा क्या है पहले तो ध्यान से समझिए। ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें हैं, समाज को प्रकाशित करता है। सूर्य, अकेला सूर्य ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। फिर बीच में कौन सा रंग आता है? सफ़ेद। वो जल का कलर है, जल समृद्धि का सूचक होता है। ओके। फिर नीचे आता है हरा कलर। हरा कलर कैसे बनता है? नीला और पीला जब मिलते हैं आइसोलेटेड होकर तो हरा कलर बनता है। तो जब वनस्पतियाँ हरित चादर ओढ़ती है तो समृद्धि को अपने जीवन में उतारती है, तो हम खुशी के गीत गाते हैं। और फिर बीच में ये जो नीला कलर आपने पट्टा पहन रखा है, ये आकाश का कलर है। उसमें 24 तीलियाँ समय के प्रवाह को बताती है। समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। समय के पहिए को पीछे खींच के कोई नहीं ले जा सकता। आदि मानव बैलगाड़ी पे चलता था, उसका बैरिंग बैलगाड़ी पर टिका हुआ था। आज का मानव ड्रोन पे चढ़ रहा है। अब ये मेरे भोले भाले किसान कभी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी ये मौन पे बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं। अब उन पुराने टोटकों से आप जंग जीत सकोगे? सामने कौन खड़ा है पता है आपको? वो गुजराती व्यक्ति खड़ा जो पानी को बेचना जानता है। समझिएगा आप। और ये लोग तो बेचारे परिश्रम करके फिर वाणचक खिलाते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और फिर सबको प्रेम से खिलाते हैं। और सामने पानी बेचने वाला खड़ा है। अब उसके पास तो 100 वाट का बल्ब है, आप 15 वाट उसके सामने लगाओगे, टिकोगे? इसलिए मैं 1000 वाट का बल्ब बताना चाहता हूँ। ये 1000 वाट का बल्ब आपका ये मोबाइल है। तो ये रंग सुनिएगा जी, इसका हल बता रहा हूँ जी। अगर तीसरा ट्रोल भारत की धरती का पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया इस मोबाइल के जरिए,
देखिए, आप सोशल मीडिया के बंदे हैं। वो जो नैरेटिव मीडिया चलाता ना, गोदी मीडिया, उसके तो बैंकॉक से जो लाइनें मिली हुई उसी ट्रैक पे यहाँ आके समाप्त हो जाता है। उसको कोई अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में कोई नहीं देख रहा है। आपको पूरी दुनिया देख रही है। समझ रहे हैं आप जाके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे स्वामी हर्षानंद टाइप करो, ये स्वामी हर्षानंद आ जाएगा और वो कहेगा दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। कब तक चलेगा? 303 लोग हैं ना उसके पास, उसको ये अहंकार है, लेकिन उसको ये पता नहीं है ये 303 लोग दिए किसने। इसी अन्नदाता ने अपने हाथ से 303 लोग वहाँ पहुँचाए हैं। और जब ये फसलें उगाना जानता है ना, तो इसको काटता भी है। 2024 आने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तब ये मुद्दे कहीं खो जाते हैं और वही मुद्दे घिसे पिटे राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, तो वही सब काम आता है। तो उसके लिए तो आपको समझना चाहिए कि वोटों का ध्रुवीकरण ये लोग करते हैं, तो ड्यूटी क्या है आपकी? आप मीडिया में क्यों आए हैं? आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को स्वयंभू मानते हो ना, कि आप लोग चौथा स्तंभ हो। आप चौथा स्तंभ नहीं हो, ये वायरस दिमाग से निकालो। आप मिरर हो, दर्पण। उस दर्पण पे भी इतनी धूल जम गई है कि असली हमारा चेहरा दिख ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। देश के अंदर क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है भाई। अब दुनिया में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे। आपको क्या लगता है लड़ाई झगड़े के लिए बनाए गए थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने क्या किया? वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समाज को खंडित कर दिया ना। तो ये भारत एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। अगर ये सरसब्ज होती है तो दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। जब हम लोग शाखा में काम करते थे तो हम गीत गाते थे, पूर्वा के संग संग झूमे। पूर्व दिशा से सूर्य का उदय किधर से होता है? किधर से आता है सूर्य? पूर्व दिशा से आता है ना। सूर्य आता है, उदय होता है, अस्त होता है, सनराइज सनशेड। मानते हैं आप लोग? बिल्कुल गलत है ये। ना सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है। धरती घूम रही है, एंगल बनाती है। व्हाट इज एंगल? 90 डिग्री पर हम खड़े हैं। 90 डिग्री पर स्थायी रूप से कौन खड़ा है? एक पेड़ खड़ा है। वो हर पत्ती को ऑक्सीजन फैक्ट्री में तब्दील करता है, छाया देता है, फल देता है, वृष्टि को आमंत्रित करता है, धरती की कोख में उतारता है और फिर ग्रीष्म ऋतु में उलीझ कर हमारे अधरों तक पहुंचाता है। मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाता है। यह है 90 डिग्री एंगल का इम्पैक्ट। हम क्या कर रहे हैं? मूविंग है। तो हमारी ड्यूटी तो ज़्यादा बड़ी है ना कि छोटी है उससे? बताओ आप। स्वामी जी, हम समझ रहे हैं। 2014 के बाद जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, सरकार उसे अपने विरोध बताने के चक्कर में आतंकवादी, खालिस्तानी बता देती है। CNRC में भी यही हुआ और अभी भी यही हो रहा है। तो इसके पहले क्या होता था? आपके देश में लोकतंत्र आ गया। अरे लोकतंत्र का भारतीय संविधान का पहला पेज पढ़ा है क्या आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा है? समाज, आम आदमी को तो छोड़ दो, आप मीडिया पर्सन हो ना, आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आप समझिए, भारतीय संविधान 299 महापुरुषों ने लिखा है। आप कह रहे हो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा? अंबेडकर जी ने लिखा है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। 299 महापुरुषों ने दुनिया के पवित्र विचारों को एकत्रित करके भारतीय संविधान को निर्मित किया। एक पुस्तक पढ़िएगा आप लोग पहले, मीडिया पर्सन बनने से पहले, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता चलेगा धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। ये लोग कौन हैं? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये वहाँ पहुँचे कैसे? आपके हमारे वोट से। अगर आप अपने वोट का सदुपयोग करेंगे तो ये पहुँच जाएंगे वहाँ। नरेंद्र मोदी 2019 में क्या कह रहा था? आप लोग मेरे प्रतिनिधि मत देखो, मुझे देखो। हमने वोट दिए कि नहीं दिए उनको? गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग सदन में पहुँच गए। किसकी गलती है? हमारी गलती है। हमने अपने हाथ से गलत वोट किया है। बबूल के पेड़ पे आम आ जाएंगे? समझिए, आप अपनी गलती को रिपेयरिंग कीजिए, उसको गाली देना बंद करिए। तो उनकी मीठी मीठी बातों में क्यों फंस जाते हैं? यस, बात यह है साहब, वो गुजरात से आता है और उसने उस प्रतिशोध को अपने ऊपर झेला है। 25 जून 75 को नकली सरदार बना था। हम दोनों मीसाबंदी थे। 25 जून 75 की रात वो भाग गया, अहमदाबाद से कच्छ पहुंच गया, भुज, जहाँ भुज में भूकंप आया था। 21 महीने नकली सरदार जी बन के रहा है। सरदार जी की शक्ल दिखाना, नकली सरदार बन के रहा वो। ऐसे ही गेटअप था उसका। वो तो अभी भी उन्होंने मत्था। अरे सुनो तो सही, असली सरदार का मतलब समझिए आप। 1% भी अगर इस इल्म को अपने शरीर में उतार लेता
आज वो महात्मा गांधी से बड़ा लीडर होता इस धरती पर। रियली उसको तो इतना प्यार दिया था भारत के लोगों ने, उसने क्या किया? उस प्यार का इतना दुरुपयोग, 4.5 लाख करोड़ गौतम अडानी को छुड़वा दिया। गुजरात में बिना रजिस्ट्री के गौतम अडानी के खातों में ज़मीन चढ़ रही है 7/12 में। कैसे चढ़ रही है आप बताइए? वहाँ लोग डरे हुए, कलेक्टर IAS IPS जेलों में सड़ रहे हैं अच्छे। 2002 में क्या किया उन्होंने गुजरात में? नरबख्शी बने ना, कुछ सज़ा हुई? हज़ारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया, कुछ सज़ा हुई? लोया साहब मारे गए, जज साहब, हिरेन पंड्या गृह मंत्री मारे गए, कुछ हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? वो कपिल मिश्रा जो विधानसभा में खड़ा होकर आपकी तरफ से वो लड़की के संबंधों की व्याख्या करता था विधानसभा के अंदर, इस नरेंद्र मोदी को ऑन रिकॉर्ड बोला विधानसभा के अंदर, और उसी के साथ मिलते क्या बोल रहा था वो? गोली मारो गद्दारों को। और वो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अनुराग क्या बोल रहा था? गोली मारो गद्दारों को। कुछ हुआ? किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम कर रहे हो। लाल किले में अपने, आप एक बार बताओ, लाखों किसान मिलके भी दिल्ली में नहीं पहुंच पा रहे हैं, लाखों किसान। वो 5000 लोग लाल किले में कैसे पहुंच गए 26 जनवरी को? किसने पहुंचाया? किसने षड्यंत्र किया? इसकी जांच कौन करेगा? कोई है ऐसी एजेंसी जांच करने वाली भारत में? सारे सिस्टम पे कब्जा कर चुके हैं। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कोई सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी है ये। आप लोग प्राइवेट कंपनी कहना शुरू करो। मैंने नाम दे दिया, नाग, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में सुना कि एक ही स्टेट से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ताकतवर पोस्ट हो? अगर दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल को प्रोटोकॉल करती, अगर दिल्ली की पुलिस वहाँ की राजनीतिक पार्टी के हाथ में होती, दृश्य कुछ और होता। आज ये सब अंदर होते और सारे किसानों को वहाँ प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता अपनी बात कहने का। आप समझिए, पुलिस, दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? अमित शाह, वहम का व्यापारी। वहम का व्यापार समझते हैं? NCTX का व्यापारी था वो, सपने बेचता था, आपका जेब हल्की करने का धंधा करता था। उसको तो इतना बड़ा पद दे दिया, और वो गृह मंत्री भी उसी स्टेट का, गुजरात का, प्रधानमंत्री भी उसी स्टेट का। मैंने ज़िंदगी में 64 साल की उम्र में पहली बार देखा दोनों ताकतवर पोस्ट एक ही स्टेट के पास है। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ये तो महात्मा गांधी का मजाक बना रहे हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर को लटका के इतनी मालाएं पहना दी कि विचार ही दफन हो गया हो। इसलिए मैं किसानों से प्रार्थना करता हूँ, उस गांधी को उतारो, हटाओ मालाएं, अपने शरीर में उतारो अहिंसा को, इतनी बड़ी कर दो अहिंसा कि सब छोटे पड़ जाएं। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप सोशल मीडिया की है। इनकी पवित्रता को दिखाओ, इनकी सेवा को, इनके शौर्य को, पराक्रम को, वीरता को और इनकी पवित्रता को दिखाओ दुनिया में, कि जिन्हें ये खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तान प्रायोजित बता रहे हैं। देखो ये कौन लोग हैं? ये भारत की आत्मा है, और आत्मा को छलनी करने का दुस्साहस जो व्यक्ति कर रहा है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ठीक है। और उसके चारण भाट है नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग, वो गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं। सदन के अंदर बेचारे थोड़े से लोग हैं विपक्ष के, 303 तो इन्हीं के हैं, और 303 में से 290 तो बिल्कुल यस मैन है। तो मौलिक विचार रखने वाले कितने लोग हैं? किसान का मुद्दा क्या घरेलू मुद्दा रह गया आज के टाइम? नहीं, किसान का मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। सरकार क्यों बोल रही है? सरकार के जितने, फिर वही सरकार, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो मेरी गई भैंस पानी में। सरकार नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, नाग, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। सरकार होती 2 घंटे में समस्या का हल खोज लेती। अभी देखिए, हमारे यहाँ सांपनाथ और नागनाथ की व्यवस्था रही है। कांग्रेस के प्रतिशोध से इसका जन्म हुआ। कांग्रेस में रहने वाला केशव बलीराम हेडगेवार 1925 में RSS की स्थापना करता है। एक सपना देखता है, एक दिन आएगा मैं इसको नस्तनाबूद कर दूंगा। उसको मौका मिला 2014 में। उसके पहले तो वो अलायंस के साथ चलते रहे, तो कुछ नहीं कर सकते थे। पहली बार इनको इंडिपेंडेंट इतना मेजॉरिटी मिल गई कि कुछ भी कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया आपको पता नहीं है? थोड़ा दिमाग की खिड़कियां दरवाजे खोलो। नोटबंदी, विदेशों से काला धन आएगा, 15 लाख मेरे खाते में आएंगे। काली इतनी नहीं थी कहानी, समझिए आप लोग। कहानी इतनी होती तो बात समझ में आ जाती। 15 लाख मुझे मिले। आप लोगों में से किसी को 15 लाख मिले हैं क्या? नहीं। कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। वो महात्मा गांधी का जो फोटो है ना, वहाँ से हटना था और इस देश के महान नायक नरेंद्र मोदी का फोटो उस पर लगना था। ये कहानी थी नोटबंदी में, समझ रहे हैं आप? ये कहानी थी।
इस कहानी पे कभी फोकस किया गया? आप लोगों में हिम्मत है कि सब दिखा दोगे? नहीं दिखा पाओगे, समझिए आप, क्योंकि आप भी डिटेन कर दिए जाओगे उसकी तरह। क्या नाम उस लड़के का, मंजीत, धर्मेंद्र, ऐसे लोगों के जैसे आप भी बन जाओगे। तो हर आदमी जेल से डरता है, मैं तो जेलों में काम करता हूँ। ओके, नोटबंदी ने मुझे 15 लाख नहीं दिए, काला धन नहीं आया। फिर उसने कहा 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार मिलेगा, मिल गया। जिसके लिए हैरानी होती है। तो जिस तरह से हम सचिन को क्रिकेट का जो भगवान मानते थे लोग, आज वो सरकार के पक्ष में बोलने लगा है। और जिस तरह किसानों को जिस तरह बता रहे हैं हमारा घर का मामला है, हम घर में सॉल्व करेंगे। जितने भी लोग इस सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं ना, वो सब चारण भाट हैं। जितने भी लोग हैं, आप समझिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ के आदमी को समझिए आप। आज मैं आपसे बिल्कुल खुली वार्ता करना चाहता हूँ। आपके सामने अमिताभ बच्चन खड़ा, अरुणा राय खड़ी है। 2 चेहरे आपके सामने लाता हूँ मैं, अमिताभ बच्चन, अरुणा राय, एक ही नाम राशि है, आज से शुरू होते। एक रियल लाइफ का आदमी है, मदारी की चंग पे नाचता है, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। 5, 10, 20 करोड़ जो भी उसकी रेट होगी, उसके बाद वो डायरेक्टर के कहने पे एक्टिंग करता है। आई एम राइट और रॉन्ग? अरुणा राय का नाम सुना आपने? नहीं सुना है। बताता हूँ कौन है। 1968 में IAS थी, 75 में नौकरी छोड़ दी। देवडुंगरी राजस्थान में एक छोटा सा किसान संगठन बनाया, किसान मजदूर शक्ति संगठन। घास फूस की टापरी बनाई, 30 साल संघर्ष किया, 68 मुकदमे झेले। 2005 में आपको सूचना अधिकार के तहत लोकतंत्र का मालिक बनाया। अगर दोनों मेरे सामने खड़े हों, अमिताभ बच्चन और अरुणा राय, मैं अमिताभ बच्चन की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा। एक नौटंकी वाले को मैं क्यों देखूं? लेकिन अरुणा राय के पैर धो के पीऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे जनतंत्र का मालिक बनाया। इसलिए आप सबको उसने जनतंत्र का मालिक बनाया। उस संविधान की ताकत को हमें पढ़ना सीखना होगा। संविधान की ताकत 1901 मुझे मौलिक अधिकार देती है। वाल्तेयर कहता है, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हूँ, लेकिन आपके विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी की मैं रक्षा करूँगा। यह है भारतीय संविधान। इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और ये क्या कर रहे हैं? इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना देंगे। ये पाकिस्तान और चाइना है, ये संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है क्या? सारे स्टैंड गन वाले लाके खड़े कर दिए यहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी यहाँ पे, किसानों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जिसके बल पे हम इस धरती पे खड़े हैं, जिसका ऋण चुकाने का हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, ये ऋण चुकाएंगे हम? तो ये लोकतंत्र है। इससे आप लोकतंत्र कहते हैं? जो ये किलेबंदी की गई है, इससे क्या लग रहा है किसानों को? इससे सारी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है कि हमने कितनी मेहनत करके भारत को लोकतांत्रिक देश में बदलने के लिए सहयोग किया था। 2013 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 8 सांसद खड़े हुए। लोगों ने कहा साहब मंदिरों में करोड़ों रुपए निकल रहा है, अब हमें मदद बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम देख के आए हैं, गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में भूखे मर रहे हैं लोग, तन पे कपड़ा नहीं है, आप कह रहे हो मदद बंद कर देना चाहिए। कौन बोल रहे थे 2013 में? यूके, जो हमारे पहले शासक रहे हैं, 1947 में चले गए। समझिए 66 साल बाद उनकी भावना हमें मदद कर रहे हैं। 66 साल बाद। आप कभी RTI का इस्तेमाल करो, पूछो WHO ने आपको कितना दिया है, IMF ने आपको कितना दिया है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2014 तक मेरे ऊपर कर्ज 55,000 था भारत सरकार की तरफ से। मेरे पर मतलब रामनाथ कोविंद से लेके भिखारी तक, हर व्यक्ति पर, प्रत्येक नागरिक के हिसाब से 55,000 कर्ज था वर्ल्ड बैंक का, IMF का। आज 1,10,000 है मेरे ऊपर कर्ज। रामनाथ कोविंद पे 1,10,000 का है, भिखारी पे 1,10,000 का है। इन 6.5 सालों में डबल कर्ज हो गया। उसने क्या कहा था, मैं आपकी किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, मेरे ऊपर कर्जा दुगना जरूर हो गया। तो बात समझने की, वो क्या कहता है उसको समझना पड़ेगा। और रियल लाइफ का आदमी है, एक्टर है वो। तो परेश रावल से 2 साल ट्रेनिंग ली है उसने, तो एक्टिंग करेगा, बेहतरीन एक्टिंग। अब ये आप लोगों को तय करना है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मेरे राज्य में राम राज्य है, आप भी एक स्वामी हैं, कितना सहमति रखते हैं? योगी आदित्यनाथ मेरा छोटा भाई है, वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता है, मैं जूना अखाड़े से आता हूँ। मैं भाई योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ
कि देखो भाई, हम भीतर की चेतना के लिए साधु बने हैं, किसान बाहर की चेतना ला रहा है, भारत में लोकतंत्र को लाना चाह रहा है। तरीके उसके पुराने हैं, फिर भी मैं उनका नैतिक समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं उसको अपडेट करूँगा। इसलिए मैं हर दिन किसानों में आता हूँ, उनकी गलतियों को सुधार के फिर मैं नए बच्चों को सिखाऊंगा कि मूवमेंट कैसे लड़ना चाहिए। इसलिए मैं आ रहा हूँ। इनका लड़ाई बहुत छोटी सी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है, भारत में सच्चे लोकतंत्र को उदय करना, अभ्युदय करना। मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, बड़ी है, विज़न बड़ा है, उसके लिए बहुत लंबी यात्रा करना होगी। इसलिए मैं बच्चों में काम कर रहा हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम साधु बने, आप ये नेटवर्क खुलवाओ, ये सारे ये हटाओ, ये जो कर रखा है इन्होंने ड्रामेबाजी, ये सारे रास्ते, और इनके लिए आप सब इनकी सारी व्यवस्था करो और इनको सुनो, इनके साथ विचार साझा करो, तो आपकी इमेज बढ़ेगी, साधुता की इमेज बढ़ेगी। ठीक है, राजनीति में क्या होता है, हमारा अंतिम लक्ष्य कुर्सी होता है, लेकिन साधु का लक्ष्य ये नहीं होता। साधु का लक्ष्य होता है समाज की सोई चेतना को जागृत करना, ये अंतिम लक्ष्य होता है। हमें कुर्सियों से कोई लोभ लालच नहीं है। हमारा उद्देश्य है देश के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाना, विवेकानंद बनाना, ताकि दुनिया खुशहाल बन सके। तो योगी आदित्यनाथ भी इसी भावना से राजनीति में आए होंगे, और अगर आए हैं तो उनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।